बस लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वो आज हम लोग बेटा सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान से देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या सिखाता है, क्या बताता है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था? तो ये रूल सबसे पहले दिया गया है लावोजियर ने। लावोजियर ने सबसे पहले इस रूल को दिया था। लावोजियर ने सबसे पहले इस रूल को दिया है। अब उसने क्या बताया? उन्होंने बताया था मास neither can be created nor it destroyed। मतलब ये होता है कि आप कोई भी केमिकल के रिएक्शन दौरान आप नया एटम्स नहीं बना सकते, नया एलिमेंट्स नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। वो चीज आप डाल्टन में भी पढ़ चुके हो। और मास कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, मास तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्व होता है। चलो एक रिएक्शन देखते हैं जो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा हुआ है। NaOH का रिएक्शन लगाना है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन के बाद आपको मिलने वाला है NaCl प्लस बनेगा यहाँ पर H2O, NaCl प्लस बनेगा H2O। तो ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पर सोडियम का एटम था एक, और यहां पर भी सोडियम का एटम है एक। क्लियर हुआ बेटा? अभी ध्यान से देखो यहां पर ऑक्सीजन का एटम था, ऑक्सीजन का एटम था एक, यहां पर भी ऑक्सीजन का एटम है एक। ध्यान से देखो यहां पर क्लोरीन था एक, हाइड्रोजन था यहां पर दो, यहां पर देखो क्लोरीन है एक, हाइड्रोजन है दो। अभी ध्यान से देखो इसका टोटल मास सोडियम का पड़े हुए हो 23, ऑक्सीजन का पड़े हुए हो 16, इसका पड़े हो 35.5, इसका पड़े हुए हो 2। सेम वही हिसाब से यहाँ पर आएगा 23, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 35.5 और यहाँ पर आएगा 2। अगर आपने दोनों का समेशन निकाला, अगर आपने दोनों का समेशन निकाला तो आंसर क्या आएगा? दोनों का आंसर सेम आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन शुरू हुआ इनिशियल स्टेप, और जब रिएक्शन खत्म हुआ फाइनल स्टेप, तो दोनों जगह पर जो मास था वो कंजर्व हुआ। यहां से मास वहां गया, मतलब मास तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, मास कंजर्व हुआ है, मास डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, मास क्रिएट भी नहीं हुआ। तो ये हुआ बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दूसरा अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। So, okay dear students, so let's start our next rule, that is the law of definite proportion। उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। दूसरा सेक्शन law of definite proportion। law of definite proportion, ये चीज पढ़ाई करने वाले हैं law of definite proportion। बहुत ध्यान से देखिए। आगे का रूल बेटा याद हो गया? फिर से एक बार याद करवाता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास neither can be created nor it destroyed, it only transfer from one to the other stage of the chemical reaction। So that was the rule of the conservation rule of mass। Now the next session that we are going to done with the law of definite proportion। ये दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट ने, ये रूल दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एग्जांपल लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट का। उन्होंने एग्जांपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का। देखिए बेटा ध्यान से देखना, जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया? जोसेफ प्राउस्ट ने तो कॉपर मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट, कॉपर 2 कार्बोनेट का एक सैंपल लिया
वो सैंपल उन्होंने दो जगह से लिया, एक था नेचुरल जगह और एक था सिंथेटिक या फिर मैनमेड। दो सैंपल लिए गए। कितने सैंपल लिए गए? दो सैंपल लिए गए। एक सैंपल था नेचुरल सैंपल, दूसरा सैंपल था आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सैंपल। जो नेचुरल सैंपल था उसमें कॉपर का मास कंपोजिशन, ध्यान से देखिए, जो नेचुरल सैंपल था उसमें कॉपर का कंपोजिशन कितना होता है? उसमें कॉपर का कंपोजिशन था 51.35%। जो ऑक्सीजन था उसका परसेंटेज था 9.74% एंड जो कार्बन था उसका परसेंटेज था 38 ऑक्सीजन का कार्बन का बेटा परसेंटेज था 9.74% एंड जो ऑक्सीजन था उसका परसेंटेज निकला था 38.91%। समझे? दूसरा जो सैंपल लिया था ना उन्होंने, जो सिंथेटिक सैंपल था, वो सैंपल से जो सिंथेटिक वाला सैंपल था बेटा, वो सैंपल में कॉपर का कंपोजिशन था 51.35%, कार्बन उसमें 9.74%, ऑक्सीजन वहां पर 38.91%। ये था मतलब यहां पर क्या निकला, यहां पर मीनिंग क्या निकल कर आया? तो ध्यान से देखो कि सैंपल आप कहीं से भी उठा लो, पर उनके जो कंपोनेंट के मास परसेंटेज होते हैं वो हर एक सैंपल में एक जैसे होंगे। इसका मतलब ये आया कि अगर आपने H2O को लैब में बनाया या फिर अगर आपने H2O को कोई जगह से नेचुरल सोर्स से निकाला, तो दोनों जगह से लिए गए सैंपल पर H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज होता है, वो दोनों जगह पर कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब कि रूल निकल कर आया कि आप सैंपल कहीं से भी लेके आओ, उसमें परसेंटेज मास कंपोजिशन इक्वल होते हैं। इसका मतलब बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने क्यूप्रिक कार्बोनेट को लैब में बनाया तो भी उसका मास परसेंटेज सेम आएगा। अगर आपने इसे कोई नेचुरल जगह से लेकर आए और देखा तो उसका मास परसेंटेज भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी कंपाउंड होता है वो एक फिक्स रेशियो से ही बनता है, वो नेचर से हो या फिर कोई और जगह से हो, कोई भी सैंपल होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स कंपोजिशन से ही बनता है। तो इसके साथ आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ही खत्म हो रहा है बेटा। बहुत छोटा सा लेक्चर था, दो रूल थे। पहला रूल था कि रूल ऑफ मास कंपोजिशन, वो रूल था आपका कि जो मास कैसे कंजर्व होता है, तो आप पढ़े हो वहां पर कि मास कैसे कंजर्व होता है, कि मास वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो इसे आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान एक रिएजेंट की साइड से रिएक्टेंट की साइड से वो जाएगा प्रोडक्ट की साइड, बस इतना ही होता है। और दूसरा आप पढ़े हो कि लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है कंपोजिशन का, वो सब इक्वल कंपोजिशन प्रोपोर्शन मिलता है। समझ गए? बहुत आसान वाला दोनों रूल था। ये रूल दिया गया जोसेफ क्लाउस ने और वो रूल बनाया था, वो रूल बताया गया था लावोजियर ने। क्लियर? तो ये हो गया आज का टॉपिक। दो रूल आप पढ़ चुके हो, तीसरा रूल आप पढ़ोगे, उसके बाद एक आएगा एवोगैड्रो रूल, उसके बाद हमारा रियल मोल कंसेप्ट शुरू